हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिंस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनरेटरीज कैसे बनानी है और एडजस्टमेंट वाली जनरेटरीज। इसकी मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर एडजस्टमेंट वाली जनरेटरीज बता दो, तो आज हम वो भी करेंगे और सिंपल जनरेटरीज भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं जर्नल से जो पूछे जाते हैं उसमें यही पूछा जाता है कि किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है, किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू बता दूंगा। और याद रखो, शाम को 6 बजे लाइव सेशन है। लास्ट हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, जर्नल थ्योरेटिकल पार्ट, उसके एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मुझे लगता है 50 के करीब एमसीक्यूज हैं, तो प्रिपरेशन करके रखो। शाम को हम सब एक मॉक टेस्ट देंगे और पीडीएफ आप सबके पास अवेलेबल है। जिनके पास नहीं है, क्रिंस कॉमर्स जोन की ऐप डाउनलोड कर लो। उस ऐप के अंदर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी शॉर्ट नोट्स की, जिसमें टॉपिक वाइज प्रिसाइज नोट्स हैं और विद एमसीक्यूज भी हैं। ठीक है, तो उसी की डिस्कशन सीरीज चल रही है। साथ ही साथ 10 मॉक टेस्ट है अकाउंटेंसी के विद एनालिसिस वीडियोस, और 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ भी उसी ऐप में है। और ये विंग्स एक उड़ान के ऐप पर भी आपको मिलेगी। और विंग्स एक उड़ान में अगर आप कोई कोर्स ले रहे हो अकाउंटेंसी का, उसमें आप एक कूपन कोड अप्लाई कर देना किरण सर के नाम से। ये मेरा कूपन कोड है, इसमें अप्लाई करोगे, कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 10% आपको जो है एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखो, आपके काम की चीज़ है। तो अभी फिलहाल हम शुरू करेंगे जर्नल। अब जर्नल शुरू करने से पहले मैं आपको जनरली जो बनाऊंगा वो मॉडर्न अप्रोच से बनाऊंगा। और मॉडर्न अप्रोच में सबसे पहले हम बेसिक सीख लें। देखिए, मॉडर्न अप्रोच हमारी जो है उसमें 5 चीज़ें आप याद रखो। फर्स्ट इज कैपिटल, ठीक है, देन एसेट्स, एक मिनट, कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम्स, ठीक है, या रेवेन्यूज, एसेट्स एंड एक्सपेंस। ठीक है, ये आप याद रखो कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन दी होगी जिसके ऊपर आपको बोला जाएगा कि इस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है, वो इन 5 में से कोई 1, 2, 3 हो सकते हैं। बराबर है? तो कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एसेट और एक्सपेंस। अकाउंटिंग क्वेश्चन आप सबको याद होगा, क्या थे अकाउंटिंग क्वेश्चन? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये 3 चीजें तो आपको याद है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो कैपिटल, लाइबिलिटीज और एसेट तो आपको याद है। इनकम और एक्सपेंस भी आप याद रख लो। बराबर है? तो हम इस अप्रोच से जनरल बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, रूल क्या है, मॉडर्न जो अप्रोच है उसमें रूल क्या है, जो कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम्स, ठीक है, ये आपको पता ही है, लेफ्ट साइड डेबिट होती है और राइट साइड कौन सी होती है? क्रेडिट होती है। तो कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम्स जब भी डिक्रीज होंगी, यानी कम होगी, कैपिटल कम होगी, लाइबिलिटी कम होगी, इनकम कम होगी, तो हम लिखेंगे उसको डेबिट में, और इंक्रीज होगी तो हम लिखेंगे क्रेडिट में। ठीक है, और एसेट्स और एक्सपेंस के लिए हम सेम रूल ही अप्लाई करते हैं, डिफरेंट रूल अप्लाई करते हैं, इसका उलट अप्लाई करते हैं। एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट में हम इनकी क्या लिखते हैं? इंक्रीज, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं इनकी हम? डिक्रीज। तो एसेट्स के लिए और एक्सपेंस के लिए ये रूल बिल्कुल उलट हो जाता है। आई होप यहां तक तो क्लियर है आपको। ठीक है, अब देखो, जब भी हमें कोई स्टेटमेंट दी जाएगी ना, जिसके बारे में हमें ये बताना है कि किसको कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, आप ये समझ के चलो वो इन 5 में से कोई 1, 2 या 3 हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आपको कंसेप्ट क्लियर करता चलूंगा। कुछ जनरलिटीज बनाएंगे और यही अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको एक क्वेश्चन आ गया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि आपने 1 लाख रुपए की कैश के साथ बिजनेस को शुरू किया। अब जब हम बिजनेस स्टार्ट करते तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस स्टार्ट करना मतलब जो पैसों से हम बिजनेस स्टार्ट करें वो हमारी कैपिटल है। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि बात किसकी हो रही है। देख, तो बिजनेस स्टार्ट करने की बात हो रही है, मतलब कैपिटल की बात हो रही है। और कैपिटल जो किस फॉर्म में लगाई जा रही है? कैश की फॉर्म में। ठीक है, कैश हमारा एसेट है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कैपिटल और एसेट की बात हो रही है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि हमें ये देखना है
कि जिसकी भी बात हो रही है उसमें से इंक्रीज कौन सा हो रहा है, डिक्रीज कौन सा हो रहा है, या हो सकता है दोनों इंक्रीज हो रहे हो, दोनों डिक्रीज हो रहे हो, तो वो हमें देखना है। अच्छा, जब हम बिजनेस शुरू करेंगे, पैसा लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, तो मुझे बताओ हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज? ऑफ कोर्स हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो हम इसको कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। अब आते हैं एसेट्स। मैंने बिजनेस में कैश लगाया, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है। मैंने कहा था ना, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचें तो बिजनेस में कैश आया, कैश आने का मतलब बिजनेस का कैश बढ़ा। हमारा यहाँ पे कैश हमारा एसेट है और एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो देख लेते हैं एसेट्स की इंक्रीज कहाँ लिखते हैं, एसेट्स की इंक्रीज लिखते हैं कहाँ? डेबिट में। तो इसको मैं क्या कर लूंगा? डेबिट। तो अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसमें से किस अकाउंट को मैं क्रेडिट करना है, तो वो रहेगा कैपिटल, किस अकाउंट को डेबिट करना है तो वो रहेगा एसेट। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, चलिए दूसरी कोई लिखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, हमने कैश से गुड्स खरीदी, मान लो 2000 की। अब यहां पर जो परचेज है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि जब हम गुड्स खरीद रहे हैं वो एक्सपेंस है। हालांकि इसको कई बार एसेट्स के तौर पे भी यूज किया जाता है, बट चलो एक्सपेंस मान के हम इसको चलेंगे कि परचेज हमारा एक्सपेंस है। हमने गुड्स खरीदी, परचेज की, तो परचेज हमारा क्या बन गया? एक्सपेंस। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां पर एक बात तो एक्सपेंस की हो रही है और कैश हमारा एसेट है, तो एक बात एसेट की हो रही है। फिर से हम देखेंगे एक्सपेंस, परचेज करने से हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो हम यहां आएंगे, एक्सपेंस की इंक्रीज, ये देखिए एक्सपेंस है, इंक्रीज को क्या करते हैं? डेबिट। इसका मतलब परचेज को कर लेंगे हम क्या? डेबिट। अब आते हैं कैश। अगर हमने गुड्स परचेज की हैं तो कैश हमारा बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। यानी हमारे जो कैश घटेगा मतलब एसेट्स घट जाएंगे। एसेट का घटना, डिक्रीज, यहां पे देखो कहां रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट में। तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? कैश को। तो यहां पर डेबिट किसको किया? एक्सपेंस को। और क्रेडिट किसको किया? कैश को। क्वेश्चन में आपको जर्नल नहीं बनानी भाई, आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, सिंपली पूछा होगा किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट। अब यहां पर अगर ये स्टेटमेंट है, किस अकाउंट को डेबिट करना आपको पता है, हमें किसको डेबिट करना है? परचेज को। और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है? कैश को। ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक और ट्रांजैक्शन लिखते हैं, अब थोड़ी सी चेंज करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम शर्मा, मैंने शर्मा से गुड्स खरीदी। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूं, हमने यहां पर भी गुड्स खरीदी, यहां पर भी, लेकिन यहां कैश में खरीदी, यहां उधार है। हमें कैसे पता चला उधार है? अगर कैश की जगह किसी के नाम का जिक्र हो रहा है, कैश का जिक्र नहीं है यहां पर कहीं, नाम का जिक्र है, इट मींस वो उधार है। तो जब हम किसी से उधार पे चीज खरीदते हैं तो कैश की जगह उसका नाम आ जाता है। अब गुड्स परचेज हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, ये तो हमारा एक्सपेंस है, ये तो एक्सपेंस रहेगा ही। और एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। और एक्सपेंस की जो इंक्रीज है उसको हम कहां लिखते हैं? इंक्रीज को लिखते हैं डेबिट में। तो परचेज को तो हमें डेबिट करना है। अब शर्मा, देखो जिससे हम उधार लेते हैं वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, यानी शर्मा हमारे लिए क्या है? एक उधार लाइबिलिटी है, यानी एक हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी से उधार ले रहा हूं, लाइबिलिटी की बात हो रही है, बढ़ेगी या घटेगी, दोनों में से एक काम होना है। अगर मैं किसी से उधार ले रहा हूं तो मेरा कर्ज बढ़ जाएगा या घट जाएगा? मेरा कर्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि उधार लिया। और लाइबिलिटी मतलब इंक्रीज हुई, तो लाइबिलिटी की इंक्रीज हम कहां लिखते हैं? आपके सामने क्रेडिट में। तो बस ये चार्ट बना लेना आपने, और उसके बाद आइडेंटिफाई करना है दूसरा स्टेप कि किसकी बात हो रही है इन पांचों में से। फिर सिंपल देखना है कौन सा बढ़ रहा है और कौन सा घट रहा है। प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी इसको पिक कर लोगे आप। तो यहां पर शर्मा मेरी लाइबिलिटी और इंक्रीज हो रही है, तो मैं इसको क्रेडिट करूंगा, क्योंकि रूल में है कि लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर भी अगर आपको कुछ पूछा हो कि किसको डेबिट करना है, परचेज को, किसको क्रेडिट करना है? शर्मा को। अच्छा, मान लो पेड टू शर्मा, मैंने शर्मा को पैसे दे दिए, पेड टू शर्मा, शर्मा को मैंने ये 1000 रुपया वापिस कर दिया, उधार चुका दिया उसका। अच्छा, किसकी बात हो रही है? अब यहां पे आप कहोगे सर पे कर दिया, किस फॉर्म में पे करते हैं हम लोग? या तो चेक देते हैं या तो कैश देते हैं। और अगर चेक का जिक्र नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमें मान के चलना है कि कैश पेमेंट, इसका मतलब ये 1000 रुपया कैश ही है, तो हमने उसको कैश दिया। मतलब एक बात हो रही है कैश की। और शर्मा लाइबिलिटी थी, लेकिन जब हम उसको पेमेंट करेंगे, लाइबिलिटी थी ना शर्मा हमारा, शर्मा को जब हम पेमेंट करेंगे
तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? भाई हमारा कर्ज कम हो जाएगा। और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो कहां लिखते हैं? डेबिट में। इसका मतलब शर्मा को हम क्या करेंगे? डेबिट। आते हैं कैश पे। जब हम शर्मा को पैसा पे कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा कैश कम हो जाएगा। कैश हमारा एसेट है, एसेट अगर कम होता है, एसेट अगर डिक्रीज होता है तो कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। तो कैश को मैं क्रेडिट कर लूंगा। तो यहां पर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो शर्मा को मैंने क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो देखो मैंने डेबिट कर दिया, उल्टा हो गया। क्लियर है? देखो तो मतलब हर ट्रांजेक्शन का ना रिवर्स होता है। कैश हमारे पास आया तो हमने कर लिया डेबिट, कैश हमसे गया तो हमने कर लिया क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ी तो कर ली क्रेडिट, लाइबिलिटी घटी तो कर दी डेबिट। तो ये जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसी पर आगे कुछ और हम ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, हमने किस किस की बात कर ली? हमने बात कर ली अभी तक जितनी ट्रांजैक्शन हुई है, हमने कैपिटल की बात कर ली, ठीक है, हमने कैपिटल की बात कर ली, हमने लाइबिलिटी की बात कर ली, हमने एक्सपेंस की बात कर ली, हमने एसेट्स की बात कर ली, इनकम की बात रह गई। चलिए इनकम की बात करते हैं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन, रिसीव चेक फ्रॉम मोहन, छोड़ो सिंपल लिखते हैं। रिसीव्ड रेंट बाय चेक, थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो अगर चेक से पेमेंट आ रही है तो हम क्या करेंगे? अब देखो यहां पर अगर मैं रिसीव कर रहा हूं रेंट, कोई भी चीज आप रिसीव कर रहे हो किसी सर्विस के बदले में, जैसे मैंने रेंट लिया तो मैंने क्या दिया होगा? बिल्डिंग दी होगी कोई किराए पे, कोई मशीनरी किराए पे दी होगी, तो उसके बदले में मुझे रेंट आ रहा है, तो मैं रिसीव कर रहा हूं, इसका मतलब ये रेंट मेरी इनकम है, बराबर है। और चेक है, चेक का मतलब चेक की सेटलमेंट कहां होगी? बैंक। तो बैंक मेरा क्या है? एसेट है, बराबर है। तो यहां पर बात हो रही है इनकम की और एसेट की। सबसे पहले जब मुझे कोई पैसा आएगा मेरी सर्विस के बदले में, मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड की, उसके बदले में मुझे कुछ पैसा आया तो वो मेरी इनकम है। और इनकम है तो इनकम बड़ी है। इनकम अगर इंक्रीज होंगी तो ये आपके सामने रूल आ गया, इनकम कब जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं? ये आपके सामने क्रेडिट। इसका मतलब रेंट मेरी जो इनकम है और ये इंक्रीज हुई है तो मैं इसको कर दूंगा क्रेडिट। अब आते हैं एसेट, बैंक बैलेंस, क्योंकि चेक जो है उसकी फाइनल सेटलमेंट बैंक में होगी, तो जब वो चेक मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो बैंक बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस भी मेरा एसेट है। अगेन एसेट की बात हो रही है तो एसेट्स, क्योंकि बैंक बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? उसको कर देंगे डेबिट। तो अगेन क्वेश्चन अगर पूछा गया हो इसमें कि किस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है, तो एसेट अकाउंट को डेबिट कर देना है या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है, और रेंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। आई होप ये भी क्लियर है। तो हमने अब सबकी बात कर ली है। मोटी मोटी इस तरह की एक्सपेंसेस हो सकती हैं। अच्छा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, थोड़ी सी इसकी भी बात कर लें। मैंने गुड्स बेची, इसका मतलब सेल मेरी क्या है? सेल मेरी इनकम है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरी इनकम बढ़ेगी। अच्छा, इनकम अगर इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। इसका मतलब सेल को मैं कर लूंगा क्रेडिट। किसको क्रेडिट करूंगा? सेल को। अच्छा, कैश मेरा, अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं तो सेल हुई, इनकम बढ़ गई, कैश भी बढ़ेगा, क्योंकि जब मैं किसी को गुड्स बेचूंगा बदले में क्या लूंगा? कैश। इससे मेरा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश मेरा एसेट है, और अगर ये बढ़ा, एसेट्स जब बढ़ते हैं इंक्रीज होते हैं, तो अब देखो रूल क्या है? इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट। तो यहां पर कैश को मैं कर लूंगा डेबिट और सेल्स को मैं क्या कर लूंगा? क्रेडिट। अच्छा, थोड़ी सी चेंज करता हूं। सोल्ड गुड्स टू रमन, मैंने रमन को गुड्स बेची, ठीक है। मान लो मैंने रमन को 1000 रुपए की गुड्स बेची। जैसे परचेज में दो तरह की परचेज हो सकती है, या तो कैश में या तो क्रेडिट में। हमें कैसे पता चलता है क्रेडिट में? नाम है। वैसे ही सेल के साथ भी है, सेल भी या तो कैश में होगी या क्रेडिट में। कैश में होगी तो लिखा मिलेगा आपको कैश, उधार होगी तो कैश की जगह नाम का जिक्र होगा। जब किसी सेल परचेज की ट्रांजेक्शन में कैश के बजाय किसी नाम का जिक्र हो, इट मीन्स वो उधार है। चलो, हमने गुड्स बेची, इनकम तो है हमारी, और इनकम बढ़ रही है, सेल हमारी इनकम है, इनकम बढ़ रही है, तो मैंने कहा इनकम अगर इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसको तो मैं कर लूंगा क्रेडिट सेल को। रमन, अब मैंने उधार दिया, जिसको हम उधार देते हैं वो हमारा डेटर होता है या एसेट होता है। डेटर हमारा एसेट है।
जिसको हमने उधार दिया वो हमारा डेटर बन गया हमारा एसेट। इसका मतलब हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए, पहले डेटर 0 थे, अब हमने क्योंकि 1000 रुपए के गुड्स बेची हैं तो डेटर्स हमारे 1000 रुपए बढ़ गए। और एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो हम कहां लिखते हैं? डेबिट में। तो रमन को मैं कहां लिखूंगा? डेबिट में। ठीक है, तो किस अकाउंट को डेबिट करना है? रमन को। किस अकाउंट को क्रेडिट करना है? सेल्स को। अच्छा, अगर मान लो रमन मुझे बाद में ये पैसा वापस कर देता है, रमन पेड 1000, रमन ने 1000 रुपया पे कर दिया। अगर रमन ने 1000 रुपया पे कर दिया तो मेरी एंट्री क्या होगी? रमन मेरा डेटर था, ये मेरा डेटर था ना, बड़े थे डेटर तो हमने डेबिट कर लिया था। जब वो मुझे पैसा दे देगा तो मेरे डेटर्स मतलब एसेट्स मेरे क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। तो अब रमन को पहले मैंने डेबिट किया था, अब देखो मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूं, क्योंकि पहले वो बड़े थे तो डेबिट और अब क्या हो गए? घट गए तो क्रेडिट। अच्छा, रमन ने मुझे क्या पे किया? 1000 रुपया कैश पे किया। रमन ने मुझे 1000 रुपया दिया, मतलब कैश। कैश मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? देखिए, अगर रमन कैश दे रहा है तो कैश मेरा इंक्रीज होगा, और इंक्रीज को क्या करते हैं? डेबिट। इसका मतलब यहां पर कैश को मैं क्या कर लूंगा? डेबिट। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से कुछ आपको सिंपल जर्नरीज पूछी जाएंगी। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज की। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज की। एडजस्टमेंट एंट्रीज हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रू एंड फेयर बनाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं जिनको हमें पास करना होता है। ठीक है, और एडजस्टमेंट एंट्रीज आप सबको पता है 2 जगहों पे आती हैं, ये तो अपने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा। अब कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, वो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस एक तो वो हो गए जो आपने पे कर दिए, हम उनकी बात नहीं करेंगे। एक्सपेंस 2 तरह के, एक हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, O/S लिखा है मैंने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और दूसरे हो गए कौन से एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, पहले तो समझ लो ये 2 हैं क्या। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं, आउटस्टैंडिंग या एक्सपेंस ड्यू, इनको ड्यू भी कहते हैं। ऐसे एक्सपेंस जो हमने अभी तक पेमेंट नहीं की, हमने सर्विस ले ली है लेकिन पेमेंट नहीं की, तो ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और प्रीपेड इसका उल्टा, कि अभी सर्विस नहीं ली है, एडवांस में दे दी, यानी इस साल का कोई भी, अगले साल का कोई भी खर्चा जो हमने इसी साल पे कर दिया, इसी अकाउंटिंग पीरियड में पे कर दिया, उसको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है पहले वो देखो। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मान लो रेंट आउटस्टैंडिंग ऐसे लिखा हुआ है कि 2000 का रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, हाँ 2000 का रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग है। देखिए रेंट जो है हमने पे नहीं किया, एक्सपेंस वेदर पेड और नॉट रिमेन एक्सपेंस, इनकम तो नहीं बन जाएगा, आपने पे कर दिया तब भी एक्सपेंस है, अगर आउटस्टैंडिंग है तब भी देना ही है, एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही रहेगा। रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस है, बराबर है। और एक्सपेंस हमने पे कर दिए तब भी इंक्रीज होते हैं, आउटस्टैंडिंग है तब भी इंक्रीज होने हैं। तो यहां पर रेंट हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो हम कहां लिखते हैं? डेबिट में। इसका मतलब रेंट को तो हम लिख देंगे डेबिट, रेंट क्या करेंगे? डेबिट। अब आ गया, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब पे नहीं किया, इसका मतलब ये लायबिलिटी भी है। आपने अगर कोई एक्सपेंस दे दिया, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, सपोज करो कि आपने, मैं कहता हूं कि पेड रेंट, मैंने रेंट दे दिया, तो मैं लिखूंगा रेंट, क्योंकि मेरा एक्सपेंस बढ़े और मेरा कैश घटा, क्योंकि पे करने से मेरा कैश डिक्रीज होगा, एसेट्स डिक्रीज होंगे, और एसेट की डिक्रीज आपको पता है डेबिट में लिखते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि आउटस्टैंडिंग है, अभी दिया नहीं है, तो कोई भी एक्सपेंस, मैं रेंट की बात ही नहीं करूंगा, जितने भी एक्सपेंस हैं अगर वो आउटस्टैंडिंग है, अगर आपने पेमेंट नहीं की, वो आपके लिए लायबिलिटी है, बराबर है। और अगर लायबिलिटी और आपने नहीं दी, इसका मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हुई। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? लायबिलिटी की। और लायबिलिटी मुझे बताओ यहां पे इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज का रूल क्या है? क्रेडिट। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग में क्रेडिट करूंगा। अब क्वेश्चन अगर पूछा यह गया कि किसको डेबिट करना है, दैट इज रेंट, तो अगर मैं जनरेटरी इसकी बना के दिखाऊं आपको, वैसे आपको जनरेटरी नहीं बनानी है, लेकिन जनरेटरी बना के दिखाऊं रेंट, और लायबिलिटी मेरी कौन सी इंक्रीज, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना,
कौन सी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है? रेंट की, तो मैं यहां लिखूंगा रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट या आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो याद रखना, ये देखो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क देखो, मैं यहां पे दोबारा से लिख देता हूं, रेंट अकाउंट डेबिट टू, यहां पे क्या आ गया, आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट आउटस्टैंडिंग, कुछ भी लिखो। दोनों केसेस में एक्सपेंस को मैंने डेबिट किया, पे कर दिया तब भी एक्सपेंस है, नहीं पे किया तब भी एक्सपेंस है, लेकिन यहां पे पेमेंट कर दी तो मेरा कैश डिक्रीज हुआ था, यहां पे आउटस्टैंडिंग है तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी की इंक्रीज आपके सामने यहां लिखी है। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो कोई ये आपकी एडजस्टमेंट की एंट्री है, कभी ऐसा आ जाए कि रेंट आउटस्टैंडिंग है तो किसको डेबिट क्रेडिट करना है, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको और वो कर देता हूँ कि हमेशा एक्सपेंस रेंट की बात नहीं होगी, तो जो भी एक्सपेंस है उसको डेबिट कर लिया, जो भी होगा, सैलरी है सैलरी को कर दिया, रेंट है रेंट को कर दिया, मैं सिंपल एक्सपेंस लिख रहा हूँ, और नीचे क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इस एक्सपेंस में आप उसका नाम लिख देना जो एक्सपेंस है, जैसे मैंने अभी रेंट लिखा, वो सैलरी भी हो सकती है, कमीशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये होगी आउटस्टैंडिंग रेंट की एडजस्टमेंट एंट्री। अब आगे प्रीपेड एक्सपेंस, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, देखो थोड़ी सी जगह बना लूं मैं। मान लो एक स्टेटमेंट ऐसी आ जाए, पेड सैलरी 20,000, इट इंक्लूड्स सैलरी पेड इन एडवांस, इसमें एडवांस सैलरी भी है 5,000। मतलब एक स्टेटमेंट ये है कि मैंने सैलरी 20,000 पे की, इसमें 5,000 की सैलरी जो है वो एडवांस पे की है, इसको कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, जब मैं पहली एंट्री बनाऊंगा व्हेन सैलरी इज पेड, व्हेन सैलरी इज पेड, पेमेंट की जब मैं एंट्री बनाऊंगा, अभी ये एडजस्टमेंट नहीं है, तो मेरी जो एंट्री बनेगी, सैलरी मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। अगेन सैलरी मेरा एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं तो मैंने कहा डेबिट होते, तो सैलरी को तो मैं कर लूंगा यहां पर डेबिट, सैलरी अकाउंट, और मैंने कैश पे किया तो टू कैश। कैश क्यों मैंने क्रेडिट किया, क्योंकि कैश मेरा घटेगा, और एसेट्स की डिक्रीज जो होती है वो कहां लिखते हैं, क्रेडिट में, तो यहां पर मेरा कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा कैश। अभी मैं सिर्फ 20,000 की पूरी एंट्री बनाऊंगा, लेकिन यहां पे लिखा है कि इसमें से 5,000 की सैलरी जो है वो एडवांस अगले साल की है, तो इसकी मुझे एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। अब मुझे इसकी एडजस्टमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए 5,000 की सैलरी एडवांस है, जब भी कोई एक्सपेंस आप एडवांस में पेमेंट करते हो तो वो आपका एसेट है। जैसे कोई आपने लाइबिलिटी नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं दिया तो लाइबिलिटी है, ऐसे कोई एक्सपेंस एडवांस दे दिया तो वो एसेट है। इसका मतलब अगले साल तक, जब तक जिसको मैंने सैलरी दी मैं उससे सर्विस नहीं ले लेता, ये एडवांस जो सैलरी दी है मेरे लिए एसेट है, तो मैं यहां लिखूंगा प्रीपेड सैलरी अकाउंट। अब मैंने इसको डेबिट क्यों किया, तो समझ लो कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड होगा, क्या होगा, प्रीपेड होगा, तो वो आपका क्या है, एसेट है, और यहां पर मेरे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रीपेड रेंट सैलरी है तो इंक्रीज हो गई। टू, नीचे में लिखूंगा सैलरी अकाउंट। क्यों लिखूंगा सैलरी अकाउंट, देखो एक्सपेंस मैंने 20,000 पे किए थे, लेकिन असल में एक्सपेंस थे 15,000 के, क्योंकि 5,000 तो अगले साल का है ना। 20,000 जो एक्सपेंस पे किया, इसमें से 5,000 अगले साल का है, इसका मतलब इस साल का एक्सपेंस तो 15 था, इसका मतलब मुझे वो 20,000 की जो एंट्री थी 20,000 की उसको मुझे कम करना है। या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है, 20,000 का किया था एक्सपेंस, लेकिन असल में वो 15,000 का था, 5 तो अगले साल का था, तो इस साल का एक्सपेंस मेरा कम हो रहा है। और एक्सपेंस जब कम होती हैं, तो यहां रूल आपके सामने है, एक्सपेंस जब कम होते हैं तो कहां लिखते हैं, डिक्रीज में। तो यहां पर सैलरी क्यों मैं डिक्रीज में लिख रहा हूं, क्योंकि मेरा एक्सपेंस जो है मैं यहां लिख रहा हूं भाई डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि असल में वो 15,000 के एक्सपेंस थे, तो मुझे 5,000 की जो एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ी, उसकी वजह से मेरा जो इस साल का एक्सपेंस है 5,000 वो कम हो गया। और एक्सपेंस अगर कम होते तो हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। आई होप ये क्लियर है। प्रीपेड सैलरी क्यों डेबिट किया, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस अगर एडवांस दिया वो आपका एसेट है, क्योंकि अभी तक आपने वो सर्विस लेनी है, तब तक वो आपका एसेट रहेगा। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट को मैं डेबिट कर लूंगा, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और मेरा इस साल का एक्सपेंस असल में 15,000 था, 5,000 मैंने डिक्रीज किया, तो एक्सपेंस जब डिक्रीज होंगे तो आपके सामने रूल क्रेडिट डिक्रीज, यानी एक्सपेंस जब भी डिक्रीज होंगे तो हम क्रेडिट करेंगे, तो हम सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। तो ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्री है। मैं फिर से एक बार साफ साफ लिख देता हूं, क्योंकि राइटिंग थोड़ा डॉक्टरों वाला है।
अगर मैं एडजस्टमेंट एंट्री की बात करूं सिर्फ, तो वो क्या होगी, वो होगी प्रीपेड सैलरी, या फिर कोई भी एक्सपेंस होगा, मैं यहां पे एक्सपेंस लिख देता हूं, किसी भी एक्सपेंस की जरूरत नहीं कि सैलरी की बात हो, टू सैलरी या कोई भी एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो मैं एक्सपेंस क्यों लिख रहा हूं कि जरूरी नहीं कि सैलरी की बात हो रही हो सकता है रेंट की बात हो रही हो, कमीशन की बात हो रही हो। तो ये दो तरह की एडजस्टमेंट एंट्रीज मैंने आपको बता दी। बढ़ते हैं बढ़ते हैं आगे। मैंने मिटा ही दिया ये, चलो दोबारा लिख लेते हैं। हाँ, बढ़ते हैं आगे। तो एक्सपेंस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे, दो तरह के एक्सपेंस की बात की हमने, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। अब हम बात करेंगे इनकम्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकम्स की। दो तरह की इनकम्स, एक हो गई एक्रूड इनकम और एक हो गई अनअर्न्ड या अनअर्न्ड इनकम, या फिर हम इसको कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस स्लैश इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। चलिए जी, बात करते हैं एक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो आपकी ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है। कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो आपने सर्विस तो प्रोवाइड कर दी लेकिन सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, ऐसी इनकम को कहते हैं एक्रूड इनकम। और अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो आपको सर्विस देने से पहले मिल गई, यानी एडवांस मिल गई, सर्विस देना भी बकाया है, बराबर है। चलिए जी, एक्रूड इनकम की बात करते हैं। जैसे मैं कहूं इंटरेस्ट एक्रूअड, इंटरेस्ट एक्रूअड। अभी मैंने एक्सपेंस के बारे में जब बात की थी कि मैंने एक चीज बताई कि एक्सपेंस विल रिमेन एक्सपेंस वेदर पेड और नॉट, कि एक्सपेंस दे दिया तब भी वो एक्सपेंस ही रहेगा और आउटस्टैंडिंग है तब भी वो एक्सपेंस ही रहेगा, सेम इनकम है। इनकम विल रिमेन इनकम्स वेदर रिसीव्ड और नॉट, रिसीव कर ली तब भी उसको इनकम मानेंगे, नहीं है तब भी हम इसको इनकम मान के चलेंगे। एज पर किस कंसेप्ट, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है, ये कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। चलिए, तो इंटरेस्ट एक्रूड 2000। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक्सपेंस अगर आपने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी है। इसी तरह कोई भी इनकम अगर आपको रिसीव नहीं हुई अभी तक, वो आपका एसेट है। तो यहां पर मेरा जो इंटरेस्ट ड्यू है जो मुझे मिलने वाला है फ्यूचर में, वो मेरा एसेट है। और अगर ये एसेट है तो एसेट्स, अगर ये एसेट है तो एसेट का रूल क्या है भाई, डिक्रीज को कर देना है आप, सॉरी इंक्रीज को कर देना है डेबिट और डिक्रीज को कर देना है क्रेडिट। तो यहां पर जो मेरा इंटरेस्ट फ्यूचर में मिलने वाला है वो मेरे एसेट्स को इंक्रीज करेगा। तो मैं डेबिट किसको करूंगा, इंटरेस्ट को, सॉरी जस्ट ए सेकेंड मैंने गलत कर दिया, इंटरेस्ट एक्रूड, ये मेरी इनकम है, सॉरी एसेट है। तो एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो मैं इसको क्या करूंगा, डेबिट, सही लिख रहा था, इंटरेस्ट एक्रूड। ये इसको डेबिट क्यों कर दिया, मैंने आपको बताया कि कोई भी इनकम अगर एक्रूड है, आपको रिसीव नहीं हुई, वो आपका एसेट है। और अगर वो फ्यूचर में मिलने वाली है तो एसेट्स आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर एसेट्स की इंक्रीज है तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं डेबिट कर दूंगा, बराबर है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट मेरी इनकम है और मैंने आपको बोला अभी कि इनकम विल रिमेन इनकम वेदर रिसीव्ड और नॉट, रिसीव हो गई तब भी इनकम है, नहीं मिली तब भी इनकम है। तो यहां पर मैं इंटरेस्ट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट, ठीक है। तो इंटरेस्ट करना है आपने क्रेडिट और इंटरेस्ट एक्रूड आपने कर देना है डेबिट, क्योंकि एसेट है। यहां पर डेबिट कर दिया क्योंकि मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है और यहां पर इनकम्स मेरी इंक्रीज हो रही हैं, और इनकम्स जब भी इंक्रीज होती हैं, रूल आपके सामने, उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये रूल आपको याद रखना है, इंटरेस्ट एक्रूड, कोई भी इनकम जो फ्यूचर में आपको रिसीव होने वाली है, एसेट है। अगर एसेट है तो इंक्रीज हो रहा है, फ्यूचर में इंक्रीज ही होंगे आपके एसेट्स। तो एसेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं तो हम उनको कहां लिखते हैं, डेबिट, इसलिए मैंने इसको कर दिया हुआ है डेबिट। और इंटरेस्ट क्योंकि इनकम है, और इनकम्स मैंने कहा वेदर रिसीव्ड और नॉट रिमेन योर इनकम। तो इनकम जब भी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए इनकम को कर दिया मैंने, यानी इंटरेस्ट को कर दिया क्रेडिट। तो ये आप याद रखोगे। अब आते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मान लो कि मैं कहता हूं रेंट रिसीव्ड 40,000 out of which
10,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। तो इसमें एक हम सिंपल जर्नल एंट्री बनाएंगे, एक एडजस्टमेंट वाली बनाएंगे। मान लो रेंट रिसीव हुआ इतनी की अगर हम जर्नल एंट्री बनाएं तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, कैश मेरा इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट क्योंकि मेरी इनकम है, रिसीव कर रहा हूं तो इनकम है, और इनकम आपको पता है कि इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो कहां आती है, क्रेडिट में। ये मेरी सिंपल होगी 40,000 के साथ मैंने जर्नल एंट्री बना ली। लेकिन इसमें तो ये भी लिखा है कि इसमें से 10,000 का रेंट तो नेक्स्ट साल का है, इसका मतलब मुझे इनकम एडवांस मिल गई, मुझे रेंट एडवांस मिल गया, बराबर है। तो मुझे इसकी अब क्या करनी पड़ेगी, इस 10,000 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब अगर मुझे रेंट एडवांस मिल गया, यहां पर रेंट को मैंने क्रेडिट किया क्योंकि मेरी इनकम थी 40,000, लेकिन 10,000 तो अगले साल की है, इसका मतलब इस साल की असल इनकम तो 30,000 ही है रेंट की। तो जो 40,000 मैंने लिखा था कि मेरी इनकम इंक्रीज हुई, उसमें से 40,000 10,000 मेरी इनकम, अब मैं इसको डिक्रीज कर लूंगा। डिक्रीज क्यों कर लूंगा, क्योंकि 10,000 की जो एक्चुअल में रेंट है वो अगले साल का है। तो इस साल का जो 40,000 मैंने रेंट रिकॉर्ड कर लिया था उसमें से 10,000 मुझे माइनस करना है। और इनकम का रूल क्या था, जब भी डिक्रीज होंगी तो कहां लिखेंगे, डेबिट। अब मैं इसको क्यों डिक्रीज कर रहा हूं इनकम को, क्योंकि मैंने 40,000 रिकॉर्ड की थी, इंक्रीज थी रिकॉर्ड की, लेकिन बाद में पता चला 10,000 तो अगले साल का है, तो मैं इस इनकम को डिक्रीज करूंगा, कम बताऊंगा, और कम बताने के लिए मैं उसको अब क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो यहां पर मेरी इनकम क्या हो रही है, 10,000 में इसको कम दिखा रहा हूं। 2, अब ये एडवांस मिला जो मुझे नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिला, तो इसका मतलब ये तो मेरे लिए क्या हो गया, कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस मिले वो आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि आपने पैसा तो ले लिया, सर्विस देनी है, जब तक आप वो सर्विस नहीं देते तब तक आपकी वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है, तो आप देखो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो मैं उसको कहां लिखूंगा, क्रेडिट में। तो यहां मैं लिखूंगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट की बात हो रही थी ना, हाँ, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हो अनअर्न्ड रेंट। तो इनकम डिक्रीज हुई और लायबिलिटी इंक्रीज हुई, इनकम भी डिक्रीज हम क्या कर देते हैं, डेबिट, और लायबिलिटी इंक्रीज क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो दोस्तों ये थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज। अगर आपको कुछ और एंट्रीज भी सीखनी है, आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की एंट्री सीखनी है, आप सिंपल एक काम करोगे, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया कि आपको कौन कौन सी एंट्रीज पता है, कौन कौन सी नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से जो डिमांड थी मैंने बता दी। अगर आपको कुछ और एंट्रीज मुझे मिली, कम से कम 10, 12, 15 एंट्रीज मिली जो मुझे लगा कि हाँ ये एंट्रीज तो बताने वाली हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा। अब मैं शाम को एक लाइव सेशन लेके आ रहा हूँ, शाम को 6 बजे, कम से कम 50 MCQs जर्नल के हैं, तैयारी करके रखो। शाम को मॉक टेस्ट देंगे सारे और देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस क्या आती है। आज के लिए इतना, और हाँ, टेलीग्राम चैनल मेरा किरणस कॉमर्स जोन के नाम से सर्च करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। उसमें PDF जो हैं, जो MCQs मैं करवा रहा हूँ उसकी PDF में डाल रहा हूँ, वो घर बैठ के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसका प्रिंट निकालो, प्रैक्टिस करो, जो मर्जी करो। तो चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, शाम को मिलता हूँ 6 बजे एक नए लाइव सेशन के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।